जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। एक बार पुनः बहुत स्वागत आप सभी का उस कार्यक्रम में जिसकी प्रतीक्षा आपको प्रत्येक सप्ताह रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अवाम की आवाज की। डीडी यूपी का लोकप्रिय कार्यक्रम एक बार पुनः हम हाजिर हैं उसके एक ताजा तरीन संस्करण के साथ। मित्रों, हमारे देश में 26 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं और उसमें चमकता हुआ एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में भी है, जिसे हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं। आज अवाम की आवाज में हमसे मुखातिब हैं विधि के कुछ छात्र छात्राएं, और बात करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी। बहुत स्वागत है आपका अमरपाल जी हमारे कार्यक्रम में, जिसे हम प्यार से अवाम की आवाज़ कहते हैं। मित्रों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो आज हमारे मेहमान हमारे साथ हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी आप जानेंगे तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। अमरपाल जी, आपने किसानी से शुरुआत की। जीवन के आरंभिक दिनों में आप किसान थे और आज आप कुलपति हैं। तो किसानी से कुलपति की कहानी हम इस 45 मिनट में समेटने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आप उसकी शुरुआत करें। ये बहुत फैसिनेटिंग जर्नी रही है। कभी कभी तो पीछे देख करके ऐसा लगता है कि बड़ा अनबिलीवेबल सा एक्सपीरियंस रहा है। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज के छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। घर में खेती किसानी होती थी, पिताजी किसान थे और ये चाहते थे कि मैं भी अपना किसानी करूँगा। ज़मीन है पुरखों की, उसी में अपना काम चलेगा। तो मुझे गुरुकुल की शिक्षा दी गई। तो मेरी फॉर्मल एजुकेशन जैसी कोई चीज़ स्कूल कॉलेज टाइप का कभी नहीं हुआ। वहाँ से कुछ दिन गुरुकुल में रहने के बाद मैं गांव लौटा और खेती में किसान के रूप में अपना काम शुरू किया मैंने। पर पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था और मैं उसी शिक्षा को ही आगे बढ़ाता रहा। वहीं गभाना में एक संस्कृत पाठशाला होती थी जहां मैं पढ़ने जाया करता था। अलीगढ़ में? अलीगढ़ में ही गभाना एक तहसील है, वहीं पर एक संस्कृत पाठशाला अभी भी है, वो गिरिराज कुमारी संस्कृत पाठशाला। वहाँ पढ़ते पढ़ते कभी मित्रों ने कहा पढ़ने का क्या फ़ायदा, आपको अंग्रेजी तो आती नहीं है। तो फिर मैंने अंग्रेजी के बारे में सोचना शुरू किया और फिर मैंने खेत में बैठे बैठे ही एमए इंग्लिश किया। तो लोगों को किसी को विश्वास नहीं होता था कि कोई व्यक्ति जो ग्रेजुएशन तक ABCD सीख रहा है वो मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर भी कर सकता है। और बहुत वर्षों तक मेरे मित्रों के बीच में मेरा ये परिचय हुआ करता था कि ये वो व्यक्ति है जिसने ग्रेजुएशन तक अंग्रेजी नहीं जानता था और फिर मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। संस्कृत की बैकग्राउंड और इंग्लिश लिटरेचर की थोड़ी जानकारी की वजह से मुझे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में हिंदी ट्रांसलेटर का एक छोटी सी नौकरी मिली 1985 में, और वहाँ से फिर मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। LLB मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया, जो उस ज़माने में 6 to 9 क्लासेस होती थी। 3-4 साल का मैंने ब्रेक लिया और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता रहा। 91 में मैं मेंस भी क्वालिफाई किया। जब मैं वो मेरा रह गया और 3 चांस हुआ करते थे उस ज़माने में, तो वो तीनों चांस मेरे निकल गए। तो उसके बाद मैंने मास्टर्स किया लॉ में, LLM किया अजमेर यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद नेट भी मेरा साथ हो गया था। और इसी बीच में मुझे मौका मिला लोकसभा सेक्रेटेरिएट में हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करने का। उसके बाद मुझे राजस्थान पब्लिसिस्ट कमीशन से जो मुझे एक मौका मिला टीचर बनने का, पढ़ने लिखने का शौक़ था, तो बस वो मेरे जीवन का सबसे सुखद अनुभव था कि अब मुझे पढ़ाई लिखाई करने का पूरा समय मिलेगा। तो जो मेरा शौक़ था वो मेरा प्रोफेशन बन गया। इससे अच्छा जीवन में कुछ होता नहीं है। और फिर इसके बाद वंस अगेन ये दूसरा मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पढ़ाई की, मुझे एक और स्कॉलरशिप मिली यूरोपियन एकेडमी से,
वहाँ से मैंने एक और LLM किया लीगल फ़िलासफ़ी में। थोड़ा फ्रेंच भी सीखी उस ज़माने में मैंने, क्योंकि बेल्जियम फ्रेंच स्पीकिंग एरिया था। तो वो वहाँ से आने के बाद 2004 में वहाँ से लौटा मैं। 2005 में मैंने नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर ज्वाइन किया। 5 साल मैंने वहाँ एज एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ाया। उसके बाद मुझे 2 ऑप्शंस ओपन हुए। एक IIT खड़गपुर के लिए मुझे मौका मिला और एक IP यूनिवर्सिटी दिल्ली। मुश्किल निर्णय था, पर ये सोच करके कि दिल्ली ठीक रहेगा, गांव के नज़दीक है, मैंने IP यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना ठीक समझा। लोगों ने कहा नहीं, खड़गपुर ज़्यादा अच्छा रहता, पर ऐसा मन में आया तो मैंने वही किया जो मेरे मन ने मुझे ठीक कहा। और वहाँ 2-3 वर्ष तक मैं वहाँ रहा। 1 साल इसी बीच में मुझे यहाँ राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी में HOD के रूप में काम करने का मौका मिला। परिस्थितियों ने मुझे वापस दिल्ली पहुँचा दिया। 19 से 22 तक, 2019 से 2022 तक मैं डीन रहा वहाँ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल का। और वो काफ़ी चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि पैंडेमिक का समय था और हमारे 16 जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस थे IP यूनिवर्सिटी के, जिसमें करीब 12 से 14 हज़ार विद्यार्थी और 700 के करीब फैकल्टी काम करती है, वो सब मैंने 3 वर्ष हैंडल किया पैंडेमिक के टाइम पर। इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, लेकिन ईश्वर ने बहुत मदद की और हम वो सब काम कर पाए। 2022 के बाद फिर जब मेरा डीनशिप का टेनर ख़त्म हुआ तो 2-4 जगह वाइस चांसलर के लिए अप्लाई किया, और फिर मुझे एक ये अवसर मिला राम मनोहर लोहिया, जहाँ पर मैंने कभी पहले काम भी किया था। तो ये बड़ा ही सुखद अनुभव था कि मैं उसी संस्था में अब कुलपति के रूप में पहुँच रहा हूँ। तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी रही है। और एक ही इसका टेक मैं मानता हूँ कि यदि आदमी मेहनत करता रहे तो कुछ भी संभव है। कोई भी क्षण मेरे जीवन में ऐसा नहीं था जो प्रेडिक्टेबल था, बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसी एक्सपेरिमेंट में रास्ते बने और मैं आगे बढ़ता गया। क्या सुंदर बात आपने कही, मुझे लगता है इस पर तालियां तो बजनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो माँ फलेषु कदाचन इसलिए कहा है क्योंकि कर्म तो आपको करना है, इसीलिए ईश्वर ने आपको भेजा है, लेकिन साथ में ईश्वरीय जो ऊपर से मिलने वाला वरदान है या सहयोग है, जिसे हम भाग्य के रूप में जानते हैं, जब दोनों नदी नाव संयोग मिलते हैं तो जीवन चमकता है। आपने लगातार लगभग 6-7 मिनट तक अपनी यात्रा बताई, वो इतनी रोचक थी कि मेरा मन आपको बीच में टोकने का नहीं हुआ कि वो आपने पूरे जीवन को समेट लिया 6-7 मिनट में। अपनी जीवन की यात्रा को वापस ले जाऊंगा आपको जहां से आपने शुरुआत की। आपने कहा आप शुरू में गुरुकुल में पढ़े और आपने कहा कि आपकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई। देखिए, अब इस विषय पर चर्चा हो रही है कि गुरुकुल तो भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। सचमुच एक समय में वो एक्चुअल फॉर्मल एजुकेशन थी, मैकॉले की थोपी हुई शिक्षा पद्धति के पहले। तो ये तो आपका सौभाग्य था कि आप गुरुकुल में पढ़े। तो आपको कुछ यादें वहाँ की अगर जुड़ी हों, जिसने अमरपाल सिंह को अमरपाल सिंह बनाया, जीवन के कुछ सिद्धांत दिए, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, आत्मबल दिया, अगर गुरुकुल में ऐसा कुछ आपको मिला हो, ऐसे टीचर्स मिले हों, अध्यापक मिले हों, तो वो समय शेयर करिए हमारे साथ। 5वीं क्लास जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो मैं गांव के प्राइमरी स्कूल से ही किया था, और उसके बाद मुझे गुरुकुल में, जो कि अलीगढ़ में ही है, साधु आश्रम के नाम से है, आर्य समाजी संस्था है वो, वहाँ पर सारी पढ़ाई संस्कृत में ही होती थी। हिंदी का एक पेपर होता था पर ज़्यादा संस्कृत में ही, और सब हर तरह की जो दिनचर्या होती है उसमें भी कि सुबह उठ के हवन करना है, कुछ सुबह के मंत्र होते हैं, शाम के मंत्र होते हैं, उस तरह से चलता था। तो संस्कृत का जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया आगे, क्योंकि संस्कृत की वजह से मैं और भाषाओं को पढ़ने में मुझे बहुत आसानी हुई। ये बाकी लोगों को शायद अजीब लगता होगा, पर मैं
करीब 5 भाषाओं पर मेरा अधिकार एक समय पर अच्छा था। संस्कृत, हिंदी मेरी मातृभाषा है, अंग्रेजी फिर मैंने सीख ली, थोड़ी फ्रेंच सीखी क्योंकि मुझे फ्रेंच एरिया में काम करना था, और एक समय पर मैंने उर्दू भी सीखी थी क्योंकि 1980-90 के दशक में जुडिशल सर्विसेज के लिए उर्दू का एक पेपर हुआ करता था। तो और वैसे उर्दू की शब्दावली, चूँकि युवावस्था में शेरो शायरी का बहुत शौक होता है लोगों को, उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर जी, और अलीगढ़ में खास, अलीगढ़ में, तो वो उस तरह से मेरी वोकेबलरी अच्छी थी, और एक बार मेरे को स्क्रिप्ट आ गई तो मैं अच्छी उर्दू सीख गया था। पर वही है कि अनभ्यासे विषम विद्याम अजीर्णे भोजनम विषम, अब उतना अधिकार मेरा उर्दू और फ्रेंच पर नहीं है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी मेरी अभी भी ठीक है, और संस्कृत में अच्छा बोल भी लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो संस्कृत पढ़ने में तो कोई परेशानी है ही। पूरा वाङ्मय भारतीय सनातन इस हाँ, परंपरा का संस्कृत में ही उपलब्ध है। जिसने संस्कृत पढ़ ली उसने गहरे सागर में जाकर गोता लगा लिया ज्ञान के। तो आपने जैसा कहा कि गुरुकुल की शिक्षा के कारण से जो संस्कृत पढ़ने का मुझे मौका मिला, उससे मेरा जीवन निश्चित तौर पर एक नई दिशा की तरफ बढ़ा, जिसमें कोई भी चैलेंज मुझे बड़ा नहीं लगा। ठीक बात। तो मुझे लगता है गुरुकुल की शिक्षा का शायद ये एक वो रहा कि ज्ञान के प्रति श्रद्धा, जो भगवान कृष्ण ने, आपने भगवत गीता का जिक्र किया तो उन्होंने ज्ञान के बारे में लिखा है कि सर्वान् द्रव्यमयाद्य ज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने पर समाप्यते। वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी तरह के यज्ञ हैं, कर्म यज्ञ ही है एक तरह का, तो जितने भी तरह के यज्ञ हैं उसमें ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि कोई भी कार्य करिए दुनिया में, यदि आप एक चोरी का काम भी करते हैं तो भी यू एंड अप विद अ नॉलेज एक्विजिशन प्रोसेस, उसमें भी आपको एक अनुभव प्राप्त होता है। तो इसीलिए ज्ञान यज्ञ को भगवत गीता में सर्वश्रेष्ठ कहा गया, और वो संस्कार मेरे अंदर चले गए, तो उससे मुझे बहुत बढ़िया शायद पढ़ाई लिखाई में और ज्ञान के क्षेत्र में जी कार्य करने के लिए मुझे अच्छा। ठीक बात। अवाम की आवाज में मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह से। उनके जीवन की आरंभिक यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अब आपको ले चलते हैं अपने इस प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की ओर। तो तैयार हो जाइए अवाम की आवाज के आज के दूसरे सेगमेंट के लिए। एक बार पुनः बहुत स्वागत आप सभी का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम अवाम की आवाज में। आज हमारे मेहमान हैं लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी। एक बार पुनः बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो विश्वविद्यालय है लखनऊ में स्थित, इसकी क्या उपयोगिता है, क्या रेलिवेंस है उत्तर भारत में, और ये किस नंबर पर है 26 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में? नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की जो चेन, जो एक एक्सपेरिमेंट 1980 के दशक में शुरू हुआ, उससे विधि शिक्षा को एक नई दिशा मिली, एक नया ब्रेक मिला, मैं ऐसे कहूँगा। 1980-90 के दशक तक बहुत बाद तक भी हम देखते रहे हैं कि लॉ में विद्यार्थी वो लोग जाया करते थे जिनको कहीं और एडमिशन नहीं मिलता था, कि और कुछ नहीं तो चलो लॉ कर लो, फिर ये अपना काला कोट पहन करके प्रैक्टिस कर लेगा। इस तरह का माहौल कानूनी शिक्षा का हुआ करता था। लेकिन मैं अपने पिछले 27-28 वर्षों के लॉ टीचिंग के कैरियर में मैंने ये महसूस किया है कि इन नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में बेस्ट ऑफ ब्रेन्स, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो मेडिकल छोड़ करके 1 साल मेडिकल में पढ़े, फिर कहा नहीं हम लॉ करेंगे, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल से बेहतर ऑप्शंस लीगल एजुकेशन ने क्रिएट किए हैं, और ये संभव हुआ है केवल नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की वजह से। वरना इससे पहले लॉ कैरियर बहुत ब्राइट नहीं माना जाता था। या तो जुडिशल ऑफिसर बन सकते थे या आप केवल एडवोकेट बन सकते थे, और बहुत बड़े कोई ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। तो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ का जो एक्सपेरिमेंट 1987 में शुरू हुआ, पहला नेशनल लॉ स्कूल हमारा बेंगलुरु से शुरू हुआ, नालसर हैदराबाद, फिर एक तीसरा हमारा लॉ स्कूल कोलकाता में आया, फिर
भोपाल में, जोधपुर, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ हमारा छठा विश्वविद्यालय था। एक्चुअली पटियाला और गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी भी लगभग साथ साथ ही खुले, लेकिन वो थोड़ा सा बाद में हमारा छठे नंबर पर आता है। इन संस्थानों का जो ये तो एक बात स्पष्ट है कि इससे विधि शिक्षा को एक नया आयाम मिला है, और लीगल एजुकेशन अपने आप में एक बहुत ग्लैमरस प्रोफेशन भी हो गया है। कुछ विकास की बात कहें कि लॉ हैज़ बिकम पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। तो आजकल कारपोरेट सिस्टम में लॉयर्स की बड़ी डिमांड है। आजकल हर छोटी से लेकर के बड़ी कंपनी तक एक लीगल टीम उनके रखना अवश्यंभावी होता है, बजाय इसके कि वो रिटेनरशिप जो पहले चला करता था कि अपने रिटेनरशिप होती थी तो लॉयर्स को कुछ पैसे मिलते थे, वो उनके केस लड़ा करते थे। अब वो अपनी लीगल टीम रखते हैं, क्योंकि झगड़े शुरू होने से पहले यदि लीगल कंप्लायंस हो जाए तो किसी भी तरह का बिजनेस है, प्रोसेस जो है वो बेहतर काम करेगा। तो लीगल कंप्लायंस के लिए आजकल हमारे लॉयर्स की बड़ी डिमांड होती है। फिर और जैसे विकास का दौर बढ़ा है तो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग इटसेल्फ इज बिकमिंग अ न्यू एरिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, ये सब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की वजह से संभव हुआ है। उत्तर भारत में ये पहला विश्वविद्यालय था, उस दृष्टि से देखें तो अपने आप में, वैसे भोपाल भी आ गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने इसका सपना देखा कि हम भी एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाएंगे अपने यहाँ पर, वो बहुत ही सुंदर सपना था। और निश्चित तौर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, बाकी जो हमने कंट्रीब्यूट किया वो तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के लिए भी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिया है। और करीब 250 से 300 के बीच जुडिशियल ऑफिसर्स उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी से हैं। ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 15 से 17 वर्षों के कार्यकाल में कोई विश्वविद्यालय 300 के आसपास जुडिशियल ऑफिसर्स कंट्रीब्यूट कर दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। ये तो मान लीजिए बच्चों ने अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करके इम्तहान पास किया और चले गए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बात करें या हम आपके लॉ फर्म के प्लेसमेंट के लेवल पर बात करें तो 26 राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में लखनऊ किस नंबर पर आता है? लखनऊ की, जैसे नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग सिस्टम जिस तरह से काम करता है, वो जनरली समझ में आता है कि जो एडमिशन प्रोसेस होता है क्लैट में, तो यदि उसमें देखें तो हमारा विश्वविद्यालय 5वें 6ठे नंबर पर आता है। और जनरली हमारे विश्वविद्यालय के एडमिशन्स 600 से 700 800 की रेंज में ख़त्म हो जाते हैं। इनफैक्ट जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड चलते हैं उसमें 800 का टच नंबर हम करते हैं, जिसका मायने ये है कि हम 5वें से 6ठे नंबर पर हमारा चल रहा है, जो बच्चों की पसंद के हिसाब से हम कहें तो। बाकी NRIF रैंकिंग में शायद थोड़ा सा नीचे हैं हम लोग, 18-19 नंबर, कुछ 20 के आसपास आता है। पर मुझे विश्वास है कि जिस तरह का अब विकास हो रहा है, हमारी जो ऑफिशियल रैंकिंग्स हैं, NIRF रैंकिंग है या इधर उधर, वो सब हमारी रैंकिंग वो इम्प्रूव होगी। तो चुनौतियां क्या हैं? आपको क्या चुनौतियां? देखिए, बड़ी जो कोई भी शैक्षणिक संस्थान होता है उसमें जो मुख्य चुनौतियां यही होती हैं, अच्छा एकेडमिक स्टाफ हो, इसके अलावा वहाँ रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो ये बेसिक चुनौतियां, आपको यहाँ क्या चुनौतियाँ दिखती हैं? मूल चुनौतियों के तौर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ के सामने आज की डेट में 17-18 वर्षों में हम एक ट्रैक पर चलते रहे हैं और हमने अपने आप को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित किया है। इसी बीच में 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यद्यपि लॉ एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन को अलग रखा गया है कि वो एक अलग जो उनकी प्रोफेशनल बॉडी ने उसे रेगुलेट करेंगी, लेकिन जो जनरल गाइडलाइंस हैं और हम पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं, तो उस हिसाब से जो डाइवर्सिफिकेशन है लीगल एजुकेशन का नए नए एरियाज़ में,
वो एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है आज की डेट में। और मैंने यहाँ ज्वाइन करने के बाद इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ पर उदाहरण के लिए एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का एक सेंटर स्थापित हुआ है और हम उनके साथ भी काम करने का प्लान कर रहे हैं। तो अलग अलग संस्थाओं के साथ अलग अलग रूप में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, रिसर्च के लेवल पर हमें बहुत अच्छा करना होगा आने वाले समय में, क्योंकि पिछले वर्षों में नेशनल यूनिवर्सिटीज़ का जो यूएसपी एवॉल्व हुआ है जी, वो हुआ है ग्रेजुएशन स्टडीज़, मास्टर्स और रिसर्च वर्क, वो अभी तक हमारा यूएसपी नहीं बन पाया है। इसे मैं एक चैलेंज मानता हूँ। तो यदि दो चैलेंज मैं अभी अपने सामने आइडेंटिफाई करूँ जो मुझे अगले 5 वर्ष के कार्यकाल में फेस करना है और जिसके लिए मुझे प्रयास करना है, उसमें एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हम कैसे अपने आप को लीगल एजुकेशन को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, और नंबर 2 कि हम रिसर्च प्रोफाइल अपना कैसे एवॉल्व कर पाएंगे जिससे कि हम एक पॉलिसी रिसर्च सिस्टम के रूप में एवॉल्व हो सके। तो आज की डेट में नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सबके लिए एक जनरल चैलेंज है कि हमें यूनिवर्सिटी के बजाय अब एक पॉलिसी रिसर्च सिस्टम के रूप में एवॉल्व होना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मित्रों, आज आवाम की आवाज़ में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी के साथ। उनका कानून के क्षेत्र में बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, अच्छा दखल है आपका। एकेडमिक्स की बातें हमने आपसे की। अब थोड़ा सा हम भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में भी चर्चा करना चाहेंगे आपसे। वही तारीख पे तारीख, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और जस्टिस डिलेड प्रॉपरली। भारत इसके लिए विख्यात है कि अगर वो कोई रेवेन्यू का मुकदमा है तो बाबा ने अगर फाइल किया है तो पोते तक आकर के उसका निर्णय होता है। तो सब आत्मा न्याय की मर्सी जाती है। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड में कुछ भी गलत नहीं है। सच बात है कि यदि जस्टिस समय पर न हो तो उसका जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी जो आत्मा है वो मर जाती है। आपने एकदम सही कहा। इसीलिए समय पर न्याय बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ पर जो परेशानी हुई है वो ये कि एक विशेष तरह की न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ पर जो लागू हुई, उसमें जो प्रोसीजरल पार्ट है इसका, जो हम सभी लॉ के विद्यार्थी पढ़ते हैं समझते हैं, उसकी कुछ फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसके मूल सिद्धांत हैं। जैसे एक सिद्धांत उसमें है कि भाई हंड्रेड्स गिल्टी में गो स्कॉट फ्री बट वन इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश्ड। ये भी बड़ा अपने आप में हाँ बड़ा अद्भुत है ये भी जी। तो इस पर बहस तो हो सकती है, लेकिन इन कारणों से जो हमारा प्रोसीजरल एलिमेंट है वो बहुत स्लो हो गया है जी। और कुछ ये भी कारण हो सकता है कि जो एक संस्कृति डेवलप हुई है इस प्रोसीजरल सिस्टम की, वो हमारी मूल भावना से मेल नहीं खाती। अब इस पर बहस बहुत हो सकती है, लेकिन ये सच बात है कि भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने एकमात्र यदि कोई चैलेंज है तो वो जस्टिस सिस्टम को क्विकन करना, उसे तेजी देना कि हम एक टाइम बाउंड मैनर में जस्टिस डिलीवर कर सकें। ये सबसे बड़ा चैलेंज। इसके अतिरिक्त और कोई बड़ा चैलेंजेस हैं और भी, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज। लेकिन हमने सुना डॉक्टर साहब, हमने ये भी सुना कि भी हाल में आईपीसी सीआरपीसी को परिवर्तित किया जा रहा है, इवोल्यूशन चल रहा है न्याय के क्षेत्र में। हम चाहते हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। किसी भी समाज के में जो अपराध होता है उसकी रोकथाम के लिए हमारी व्यवस्था में जो मूल 3 लॉ ट्रेडिशनली हमारे यहाँ रहे हैं, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता हम लोग उसे कहते हैं। दूसरा जो उसका ये सब्सटेंटिव लॉ है, जो उसका प्रोसीजरल पार्ट है वो हमारा सीआरपीसी, जिसे हम अपराध प्रक्रिया संहिता कहते थे, अब तक अभी भी कहते हैं, बिकॉज अभी भी वो लागू है। 1 जुलाई से इसको बदलना है। और तीसरा एलिमेंट है इसका जो एविडेंस का है। तो ये 3 मेजर जो मूल 3 कानून हैं, इन तीनों कानूनों
को एक तरह से नया रूप दिया गया है। मूल रूप में देखें तो 90 to 95% वैसा का वैसा ही है, माने वो सारे प्रोविजंस नए लॉ में भी वही हैं, उनको थोड़ा सा रीअरेंज किया गया है। जैसे आईपीसी में फॉर एग्जांपल कि उसमें जो जनरल क्लॉजेज का जो एक्सप्लेनेशन डेफिनेशंस होती थी वो करीब 30-40 सेक्शंस में बिखरी हुई थी, तो उनको एक और लॉज की तरह से एक सेक्शन में लेकर के आया गया है और बाकी सेक्शंस को रीअरेंज किया गया है। ऐसी एविडेंस में भी और सीआरपीसी में भी कुछ कुछ बातें की गई हैं। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। ये तो हमने समझ लिया कि 90 से 95% जो प्रोविजंस हैं वो उन्हीं जो हमारी अभी एग्जिस्टिंग लॉ है आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, उसी को समान रखा गया है, मूल रूप से ही लिया मूल गया रूप में उसको। लेकिन दो बातें हैं, एक तो इनका नामकरण नया किया गया है। इससे क्या लाभ होगा? अब किसी चीज देखिए, को नाम नया दे देना, या अगर उसमें उससे परिवर्तन क्या आने वाला है, हमें ये बताएं। देखिए, नाम में बहुत कुछ होता है क्योंकि हम नाम से चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे देश का नाम भारत है तो भारत का नाम आते ही एक अलग तरह की फीलिंग होती है। नहीं, वो तो मैं समझ गया, तो लेकिन इसी तरह से इन लॉज का नाम, जैसे मैं बात करूं इंडियन पीनल कोड, माने उसका नाम है भारतीय दंड संहिता, दंड देने के लिए है केवल। यदि हमने एक इसका नाम बदल दिया भारतीय न्याय संहिता कि उद्देश्य इसका न्याय देना है, तो एक ऑप्टिक्स का चेंज भी है, वेल टेकन, और आत्मा भी चेंज है। नहीं सर, वो तो बात समझ में आई, लेकिन ये हमारे न्याय को स्पीड अप कैसे करेगा? हाँ। ये तो ये परसेप्शन बदलेगा कि अब दंड नहीं देते, वो अंग्रेज दंड देते थे, हम दंड नहीं देते, हम न्याय करते हैं। ये बात फिलोसॉफिकल लेवल पर खूब समझ में आती है, लेकिन इससे करोड़ों करोड़ों जो लंबित मुकदमे हैं वो स्पीड अप हों, वो क्या, उस पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए 2 से 3 स्टेप्स की आवश्यकता है आज की डेट में भी। एक तो ये कि हम कानून में एक तरह से टाइम लाइन्स तय करें कि भाई इतने समय में हमें इन मामलों को निपटाना है। उसके साथ साथ हम अपने इंस्टीट्यूशनल सेटअप को भी उसी हिसाब से लाइन अप करें, और फिर उस इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में हमारी जो मशीनरी है वो भी उसी के साथ काम करे जी। तो इस कानून में कुछ तो चीज़ें नई लाई गई हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ें पहले से चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट 2018 में किया था, जोसेफ साइन वाला केस था, जिसमें एडल्ट्री को उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया। इसी तरह से होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया। ऐसे कई तरह चीज़ें थी। तो वो तो एक विकास का परिणाम है जो करीब दर्जन से अधिक से कुछ प्रोविजन से जिनको चेंज किया गया है। वो तो एक है कि उसको हम अपने समय की भावना के अनुसार प्रोविजंस को किया गया है, वो एक मुद्दा है। लेकिन सीआरपीसी में पर्टिकुलरली जो प्रोसीजरल हमारा लॉ है जी, उसमें पहले भी टाइमलाइंस थी वैसे कि 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए, ये सब थी पहले भी टाइमलाइंस। अब उनको थोड़ा सा और डिफाइन किया ये गया तो बहुत अच्छी बात। अब उनको और थोड़ा स्पेसिफाई किया गया है कि भाई इतने दिन में यदि इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो बेल दे दी जाएगी, इतने दिन में ये कर दिया जाएगा। इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। इसके अलावा इसको सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जनरेट किया जा रहा है। अब देखिए, यह हमें समझना होगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, समय तो लगेगा इसमें। तो अब जैसे कि हमारे यहाँ पर फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज़ की एक पूरी चेन बन रही है, और अभी बहुत रिसेंटली एक बयान भी आया था कि जिलों के स्तर पर भी एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट होगा। और लॉ के स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि जो मामले लंबित होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक्स का जो एलिमेंट होता है उसमें बहुत समय लगता है कि लैब में एक कोई सैंपल चला गया और उसका 6 महीने तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। ठीक बात। उस सब सिस्टम को रिवैम्प किया जा रहा है, अच्छी बात। और ऐसा मानता हूं मैं कि इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, पर निश्चित तौर पर एक जो लाइन, एक जो ट्रेजेक्टरी निर्धारित करी बहुत है अच्छी बात। नए कानूनों ने, उससे इस व्यवस्था में थोड़ा सुधार होगा। नई सुबह, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है जी,
इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ करना है जिसकी व्यवस्था चल रही है ऑलरेडी, जैसे मीडिएशन प्रोसेसेस हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है, जिसके लिए हम नए नए पेपर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नए नए तरह से ओरिएंटेशन किया जा रहा है बच्चों का जो कल प्रोफेशन में जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मिलकर के इस व्यवस्था में सुधार लाएंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार बहुत सकारात्मक रूप से अच्छे निर्णय लेते हुए भारतीय न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने की दृष्टि को साथ में लेकर चल रही है और आने वाला भविष्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। न्याय संहिता भारत में लागू हो रही है, इसमें आने वाले प्रमुख परिवर्तन क्या होने वाले हैं, क्या है भारतीय न्याय संहिता, आइए इस पर देखते हैं एक छोटी सी फिल्म। विश्व में सबसे आधुनिक होगी देश की आपराधिक न्याय प्रणाली। सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह होगी नई न्यायिक प्रक्रिया। समय पर न्याय। नई न्यायिक प्रक्रिया लागू होने के बाद न्याय मिलने में अधिकतम 3 वर्षों में मिल जाएगा न्याय। तारीख पर तारीख से मिलेगी मुक्ति। 45 धाराओं में टाइमलाइन जोड़ी गई। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत देने पर 3 दिनों में दर्ज होगी FIR। रेप के मामलों में मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देनी होगी। पहली सुनवाई के 60 दिनों के अंदर आरोप तय होंगे। अनुपस्थिति की स्थिति में घोषित अपराधियों के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर मुकदमा। आपराधिक मामलों में मुकदमे की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर निर्णय देना होगा। अभियोजन की मंजूरी, दस्तावेजों की आपूर्ति, कार्यवाही, मुक्ति याचिका दायर करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिका दायर करना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है। आपराधिक कार्यवाही में 2 से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं होगी। समन जारी करने, अमल करने और अदालत के समक्ष साक्ष्य जमा करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग अदालती कार्यवाही से जुड़ी अनावश्यक देरी को दूर करेगा। नई न्यायिक प्रणाली दंड नहीं बल्कि न्याय केंद्रित होगी। 6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विसेज यानी सामुदायिक सजा को समाहित किया जाएगा। नई न्यायिक प्रणाली भारतीय न्याय दर्शन के अनुरूप होगी। 5,000 रुपए से कम मूल्य की चोरी पर कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान। नए कानून हमारी सभ्यता और संस्कृति में रची बसी न्याय की अवधारणा पर आधारित है। यह देश के नागरिक को न्याय देगी। इसके पूर्व कानून केवल दोषी को दंड देने पर केंद्रित थे। न्याय शब्द का परिप्रेक्ष्य काफी विस्तृत है। इसके अंतर्गत पीड़ित और अपराधी दोनों शामिल हैं। ये कानून आपराधिक न्याय तंत्र को पहले से अधिक सुगम, सुलभ और सहज बनाते हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान पीड़ित के अधिकारों का विस्तार किया गया है और पीड़ित शब्द की परिभाषा को आरोपी केंद्रित दृष्टिकोण से अलग कर दिया गया है। नए कानून में गवाहों को बिना किसी डर के, बिना किसी धमकी के, पक्षपात या प्रलोभन के सबूत पेश करने की सुरक्षा देकर न्याय दिए जाने को बढ़ावा देने के लिए गवाह संरक्षण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। नया कानून महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित होगा। महिलाओं और बच्चों के साथ हुए अपराध से संबंधित 37 धाराएं हैं, जिसमें लगभग 4 नए प्रावधान हैं और शेष में कुछ संशोधन किए गए हैं। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध को भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक नए अध्याय 5 के तहत समेकित किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। झूठे वादे या छिपी हुई पहचान के तहत यौन संबंध बनाना अब एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। यदि किसी महिला की अंतरंग गतिविधियों में ताक झांक और हमला करने के मकसद से निर्वस्त्र किया जाता है तो वह अपराध है। अपराधी चाहे महिला हो या पुरुष। अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा हो तो उसके बदले परिवार की वयस्क महिला को सम्मान दिया जाएगा। चिकित्सकों को बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर जांच अधिकारी को भेजनी अनिवार्य होगी। यौन अपराधों के लिए एक महिला मजिस्ट्रेट पीड़िता का बयान दर्ज करेगी और जहां महिला मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है वहां एक महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज किया जाएगा। कोई अपराध करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना या संबद्ध करना दंडनीय बनाया गया है। बच्चों के अपहरण, खरीद फरोख्त के अपराध में एक समान उम्र का प्रावधान है, बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की। पहली बार मॉब लिंचिंग शब्द को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान
भाषा आदि से प्रेरित हत्या या फिर गंभीर चोट पहुंचाने को मॉब लिंचिंग माना जाएगा। पीड़ित के गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में दोषियों को 7 वर्ष की जेल हो सकती है। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास तक की कैद भी हो सकती है। तो हमारे बीच बहुत चमकते चेहरे हैं जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब भी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वीसी साहब उनकी बात भी सुने और उनकी बात का, उनके प्रश्नों का जवाब दें। तो आप सब कृपया एक एक करके अपना प्रश्न पूछें, अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम स्मिता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा कि आपने बोला कि 90 to 95% जो चीज़ें थी पुराने लॉज में, आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, बस नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो क्या ये चेंजेस जो थे वो हम उन्हीं एक्ट्स में अमेंडमेंट के थ्रू नहीं कर सकते थे? क्या ज़रूरत थी नए लॉज लाने की? क्योंकि मुझे लगता है, मेरे शायद इस बात से ज़्यादा लोग अग्री करेंगे, मेरे एज के लोग आईपीसी से ज़्यादा फेमिलियर होंगे और हमारे लिए शायद भारतीय न्याय संहिता ज़्यादा फॉरेन होगा, क्योंकि आपने बोला कि वो भारतीय टच वाली चीज़ है। तो ये मेरा सवाल है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि हमारी जनरेशन को शेक्सपियर शायद बहुत फैमिलियर लगता है, कालिदास नहीं लगता। पर ये तो समझना होगा कि कुछ चीज़ें, एक समय आता है हर राष्ट्र के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में भी, कि ज़्यादातर चीज़ें तो वही हैं पर वो उनको एक दिशा देना चाहता है। तो मुझे लगता है कि ये केवल ऑप्टिक्स का चेंज नहीं है, ये एक इंटेंट का भी इंडिकेटर है कि अब हम कुछ नया करना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से यदि इसका नाम चेंज किया गया है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब प्रश्न ये है कि कुछ लोगों को ये अनफेमिलियर लग सकता है, लेकिन यदि कुछ लोगों को कोई भी नई चीज़ होती है उसे स्वीकार करने में समय तो लगता है, पर यदि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ चीज़ें बहुत फेमिलियर होंगी तो आज हम कुछ लेस फेमिलियर को स्वीकार करके और एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास करें तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। आपकी बात को मैं सपोर्ट करते हुए एक बात कहना चाहूँगा कि हम सब जानते हैं कि ये कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे। अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम रखते हुए, भारतीयों को अपना स्लेव समझते हुए उन्हें दंड देने के लिहाज से बनाए थे, इसलिए उसका नाम भारतीय दंड संहिता रखा था। लेकिन 1947 में देश आज़ाद होने के बाद ये हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं, सरकार हमारी है, तो दंड देने की बात नहीं आती, न्याय करने की बात आती है, और वही हमारी सनातन परंपरा में भी शायद है। तो इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। 1947 के बाद भले हम यहाँ तक आते आते हमें इतना समय लगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगला प्रश्न किसका है? मेरा नाम रानी है। सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में ऑलरेडी 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है लोअर कोर्ट में। तो सर, ये जो नए लॉज आ रहे हैं सर, वो कैसे इतने इफेक्टिव होंगे और कैसे वो बैकलॉग केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे? सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैजिक वेंड तो नहीं है, जादू की छड़ी तो नहीं है ये कि नया कानून आ गया है इस कारण से सारे मसले जल्दी सुलझ जाएंगे। पर ये एक दिशा देने का प्रयास है और उसको थोड़ा फेमिलियराइज करने का। एक आम आदमी अपने न्याय व्यवस्था से महसूस करे कि ये मेरी अपनी न्याय व्यवस्था है। जी बिल्कुल। अभी तक ये सब धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी कि हमारी सारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजी में काम करती है। अब हमारा एक गांव का व्यक्ति मान लीजिए उसका केस हाई कोर्ट में चला जाता है तो वहाँ जाकर के वो तमाशा देखता है, न तो उसकी भाषा समझ आती है, एडवोकेट उसके बिहाफ पर क्या कह रहा है, जज उसके बारे में क्या टिप्पणी कर रहा है, उसे पता नहीं होता। तो एक कदम हमने धीरे से उठाया कि अब हम इसे लोगों के करीब लाने का प्रयास करेंगे। तो जब मेरे नज़दीक कोई चीज़ होती है तो कई बार जो थोड़ा दुख होता है ना, कष्ट होता है, उसे भी सहन लेता है, ये मेरा अपना है। और वो जो मेरा अपना नहीं लगता था उसको बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि इस एक दिन में तो ये केस समाधान नहीं होगा इनका, पर जैसा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो और चीज़ें चल रही हैं, ये एक कदम है। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करना दूसरा कदम है। एक इस तरह के प्रस्ताव भी आते रहे हैं और इस पर चर्चा आने वाले समय पर होगी कि हमारा इन्वेस्टिगेटिव और पुलिसिंग सिस्टम अलग अलग कर दिया जाए।
ये सब बातें चलती रही हैं और हमारी पुलिस ट्रेनिंग सिस्टम्स में नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। आपने आर्मी सिस्टम का सुनाई है जो अग्निवीर वाला है। ये सब ट्रेनिंग प्रोसेसेस को रीओरिएंट करने के प्रयास हैं। इन सब को देखते हुए ऐसा मेरा मानना है कि अगले 4 से 5 वर्षों में हमें इसके परिणाम आने शुरू हो जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, अगला प्रश्न किसका है? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम फसीहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पिछला जो क्रिमिनल कोड रहा है उसमें जितने भी उसके अकॉर्डिंग बैकलॉग्स वगैरह रहे हैं, तो हम ऐसा नया किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ग्राउंड लेवल पे ऐसे कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं अपने लीगल प्रोफेशनल्स को कि हम वो सारे मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ कर सकें इन द फ्यूचर। बिकॉज प्राइमर फेसी ऐसा लगता है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा बेसिकली, एक दोनों क्रिमिनल कोड्स का इंटरमिंगलिंग होके और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो हम ऐसा व्हाट कैन वी डू टू इंश्योर टू मिनिमाइज द कन्फ्यूजन? तो देखिए, इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि पहले हम लोग मर्डर का है 302 में है, या कि किडनैपिंग का है तो 359, हम लोगों को याद रहते थे वो सेक्शंस। अब उन सेक्शंस को एक नए उसमें होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि डेफिनेशंस को हमने बहुत स्ट्रीमलाइन किया है और वो 2-3 सेक्शंस में ही उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया गया है। तो इन सब के शुरू में थोड़ी परेशानी होगी, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एडेप्टेशन प्रोसेस जो होता है, एक बात ये सभी लोग कर रहे हैं कि भाई जब सभी वही था तो उसी को चालू रखते थे, इसको नया करने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए, नई दिशा देने के लिए हमेशा हमें व्हील को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने दिशा दे रहे हैं उसको, सिस्टम को हम उन्हीं में से चीज़ों को उठा ले रहे हैं, उसमें भर दे रहे हैं कि भाई हम इसको ही आगे करेंगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगातार हम लोग भी पुलिस ऑफिसर्स के, एनआईए ऑफिसर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्टूडेंट्स के लिए नए तरह के कोर्सेज। तो अभी पिछले 15 दिन पहले ही एक BCI का सर्कुलर आया है, 6 कोर्सेज, और उनको कैसे पढ़ाया जाना है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। पिछले 5-7 वर्षों का आपको ध्यान हो तो बार काउंसिल ने कई एक पेपर्स के, एक मीडिएशन के ऊपर एक पेपर ज़रूरी होना चाहिए, मिलिट्री साइंसेस के ऊपर कुछ होना चाहिए, 6 पेपर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये सारे सिस्टम के लेवल पर ये एक प्रयास चल रहा है कि हम एजुकेशन सिस्टम को रीओरिएंट करें, ट्रेनिंग सिस्टम्स को भी एवॉल्व करें और नए तरीके से चीज़ों को देखने का प्रयास किया जाए। ट्रांजिशन का फेज़ निश्चित तौर पर कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करेगा, परेशानी भी होगी, लोग ये भी कहेंगे अरे ये क्या कर दिया, लेकिन इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना होगा कि ये हमारे लिए बेहतर परिणाम लेकर के हमारे पास 2 मिनट का समय शेष है। अंतिम प्रश्न जल्दी से लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम आयुष है। मेरा प्रश्न मेडिकल प्रोफेशन के रिगार्ड में है। जो मेडिकल प्रोसीजर के टाइम पे नेग्लिजेंस होती है, इसके रिगार्ड में हमारे कानून में पनिशमेंट का प्रोविज़न है। अभी जो हमने BNS लेके आए हैं भारतीय न्याय संस्था, इसमें हमने उसको स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज भी किया है और उसके लिए जो पनिशमेंट भी थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो लेकिन इसके लिए एक टसल चलता है कि अगर हम इधर पनिशमेंट बढ़ाते हैं तो उधर एक डिफेंसिव मेडिसिन की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, तो इससे पेशेंट को ही हार्म होता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मेडिकल नेग्लिजेंस का जो एरिया है, जो लॉ एंड मेडिसिन का एक कंपोनेंट है बेसिकली, वो बहुत ही डिबेटेबल रहा है शुरू से ही। हमारे यहाँ पर जब कंज्यूमर लॉज का हमने ट्रेडिशन शुरू किया 1980s में, तो देखें 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया और उसके बाद से मेडिकल नेग्लिजेंस को एक नई दिशा देना शुरू किया हमने। और आपको ध्यान होगा 1989 का VP शांता का केस, वहाँ से हमने शुरू किया। 2008 फरवरी का एक जजमेंट है, नाम मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है, उसमें एक कमेटी का प्रस्ताव किया गया कि मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों को डेजिग्नेट करने, उस पर ऊपर निर्णय करने के लिए प्रोफेशनल्स जो हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल्स ही होंगे। तो अब हम ये प्रयास कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जैसे आपने डिफेंसिव मेडिसिन का दिया,
जिससे कि भाई ज़्यादा टेस्ट होते हैं, मेडिसिन एक्सपेरिमेंटेशन कम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका कि खामियाजा कई बार पेशेंट को भुगतना पड़ता है। लेकिन कानून की दृष्टि से देखें तो इन्हीं चीज़ों के बैकग्राउंड में हमें चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करना होता है। तो ये बात सही है कि 2008 के बाद कोई और मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और इसमें जो हमने थोड़ा सा जो पनिशमेंट बढ़ाया गया है मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों में, जो वो ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस बढ़ी हैं पिछले दिनों में। तो मेडिकल फील्ड में भी परिवर्तन किया गया है कि वहाँ पर जो पहले एक मेडिकल काउंसिल हुआ करती थी, उसकी जगह पर एक नई व्यवस्था चालू हुई है, और उसी के हिसाब से जो पनिशमेंट बढ़ा गया है वो डेटरेंस के लिए है बेसिकली, पर इसके ऊपर निर्णय जो है वो मेडिकल प्रोफेशन के मेंबर्स ही करेंगे। 2008 का जजमेंट आज भी लागू होता है, तो ऐसा हमें ध्यान रखना होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि वर्तमान में मेडिकल क्षेत्र में इन नए एवोल्यूशंस की वजह से पेशेंट्स को थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा हो रही है। नहीं, पेशेंट तो परेशान होने के लिए ही होते हैं, मतलब अगर ये नहीं होता तब भी वो परेशान थे। मेडिको लीगल केसेस आप देखें, लखनऊ में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हैं, ढेरों मेडिको लीगल केसेस नेग्लिजेंस के उन पर हैं। तो डिटरेंस जब दोनों ही रूप में खामियाजा पेशेंट को ही भुगतना होता है। लेकिन हमें मान सकते हैं कि भविष्य में जब चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व होंगी तो शायद कुछ बेहतरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एक अब आपकी अनुमति से अंतिम प्रश्न लें, बहुत जल्दी से कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, बहुत शीघ्रता के साथ आप प्रश्न करें। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम स्वप्निल शंखवार है सर। सर मेरा इस विषय में एक बहुत मेजर इशू मुझे लगता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और डिटेंशन सबसे बड़ा इशू है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और इवन DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में डिटेंशन को लेके एक स्पेशल मेंशन किया कि पुलिस कस्टडी में वायलेशन एक रियल इशू है। जो ये नया लॉ है इसमें डिटेंशन पीरियड बढ़ा के 60 से 90 डेज़ का कर दे ये डिटेंशन पीरियड बढ़ा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये डिटेंशन पीरियड बढ़ा रहे हैं तो हम कुछ ज़्यादा पावर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इवन डिटेंशन के दौरान नहीं दे रहे हैं। इसमें आपका क्या टेक है? आपने दो प्रश्न इकट्ठे किए हैं, एक तो डिटेंशन का, और एक जो आपने प्रश्न पूछा कि जो अंडर ट्रायल्स का, जो आपने अरनेश कुमार के केस का जिक्र किया, तो ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। तो उसमें तो ये आपको ध्यान होगा ही कि CRPC में ऐसी व्यवस्था की गई है अभी कि यदि पहले तो वो खाली एक केस के माध्यम से था, एक कोर्ट का आदेश था, पर अभी CRPC में व्यवस्था की गई है कि 7 वर्ष, मतलब किसी भी मामले में यदि डिटेनी ने आधा सेंटेंस, जो उस ऑफेंस के लिए पूरा सेंटेंस है, उसका आधा समय कर लिया है, तो उसको उसके अपने ही बॉन्ड पर बेल दे दी जाएगी। और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए वो 1/3 यदि कर लिया है तो उसको बेल दे दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ रिलीफ है उसके लिए। जो दूसरा जो आपने कहा कि पुलिस डिटेंशन का समय बढ़ाया गया है, लेकिन आप नोट करेंगे कि उसमें वो ये भी किया गया है कि वो एक साथ जो है वो न करे पुलिस अरेस्ट, और उसमें कुछ कुछ दिन के लिए उसमें हालांकि बेल पर प्रभाव पड़ेगा कि यदि कोई व्यक्ति शुरू में अपराध होने के बाद किसी को अरेस्ट किया गया है, वो इजीली अवेलेबल है, तो अरेस्ट मत करिए, ज़रूरत है उतनी दिन के लिए रखिए। तो 2 दिन के लिए मांग लिया, 5 दिन के लिए मांग लिया, ऐसे करके चलता रहता है। तो लेकिन उसमें जब तक उसका 15 दिन का पीरियड पूरा नहीं होगा तब तक उसको बेल नहीं मिलेगी। तो अब ये दोनों तरह के इसके परिणाम होंगे कि इससे जो ईमानदार लोग हैं उनको शायद रिलीफ मिलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा, जिसके सस्पिशन ज़्यादा होगा, सस्पिशन लेवल, उसको थोड़ा कष्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो बेसिकली ये एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म है कि जहाँ तक हो सके अपराधी को रोका जाए कि वो किसी तरीके से, प्रोसेस भी एक तरह का दंड है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इस प्रोसेस को इस तरह से बैलेंस करने का प्रयास किया गया है कि उससे अपराधी थोड़ा डेटर फील करे, डेटरेंस इफेक्ट बढ़ाने के लिए।
आवाम की आवाज़ में आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह हमारे मेहमान बने। हमने भारतीय न्यायिक प्रणाली के बारे में, विधि विश्वविद्यालय के बारे में और भारत में जो इस समय स्थितियां चल रही हैं, इस पाठ्यक्रम की पढ़ाई, इसका प्लेसमेंट वगैरह वगैरह कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। हम बहुत आभारी हैं प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत आभार। इन बच्चों का, स्टूडेंट्स का बहुत आभार और विशेष रूप से आप सबका बहुत आभार जो अपने घरों में बैठकर आवाम की आवाज़ को देखते हैं, सराहते हैं। आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।